हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें देखते हैं, कल हमने स्टडी की थी नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका की संरचना और पूरा डायग्राम बना के आपको समझाया था। अब इसमें देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, वृक्क नलिका यानी क्या कहते हैं इसको, नेफ्रॉन। वृक्क नलिका नेफ्रॉन का प्रारंभिक प्याले नुमा भाग। तो वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन का प्याले नुमा भाग बोमेन संपुट कहलाता है। तो कल आपको बताया था, देखिए एक बार फिर, ये प्याले नुमा भाग होता है और इधर से जो आती है अपवाही धमनी, और इसका ये जो भाग है इस प्रकार से कुंडलित हो जाता है और ये कहलाती है इसका जो व्यास है ये मोटा होता है। तो इसमें से रखता था, तो ये जो देखिए प्याले नुमा भाग ये कहलाता है बोमेन संपुट। और ये इसके बीच में जो है ना रक्त केशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है, यानी बारीक बारीक जो है ना ये इस टाइप के रक्त केशिकाएं ये परस्पर कुंडलित होकर के गुच्छ बना लेती है। तो यहाँ पर ये गुच्छ संरचना पाई जाती है, यानी गुच्छा कहते हैं सामान्यतः। तो ये कहता है ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ ये होती है, जिसका व्यास अधिक होता है ना, ये अभिवाही धमनी, और जिसका व्यास छोटा होता है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये कहलाती है अपवाही धमनी। तो इस प्रकार से ये संरचना है ये। तो देखिए वृक्क नलिका नेफ्रॉन का ये पूरी की पूरी क्या है, वृक्क नलिका है, जो कल भी आपको पूरा डायग्राम बना के समझाई थी आपको। ये कुंडलित रूप से चलती है। तो इसका प्रारंभिक जो भाग है वो क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। और बोमेन संपुट के अंदर रक्त केशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन संपुट में रक्त केशिकाओं का एक घना गुच्छा पाया जाता है। अभी हाल डायग्राम समझाया था आपको, पाया जाता है, जिसे केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं।
ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो अब बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को सामूहिक रूप से बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को सामूहिक रूप से मेल पीजी कोष, मेल पीजी कोष या मेल पीजी काय कहते हैं। एक बार फिर देखिए, ये अभिवाही धमनी, ये अपवाही धमनी। तो ये तो क्या हुआ, बोमेन संपुट, और ये क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इन दोनों को क्या कहेंगे, मेल पीजी कोष। मेल पीजी कोष या मेल पीजी काय कहते हैं। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद चलते हैं तो इसमें देखते हैं जो मुख्य जो कार्य होता है। तो इसमें याद रखना कि इसमें जो आपने देखा था बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस को सामूहिक रूप से, बोमेन संपुट व ग्लोमेरुलस को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, मेल पीजी कोष। तो इसको मेल पीजी काय भी कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मेल पीजी कोष का। मेल पीजी कोष का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। इसके बाद हम देखेंगे ये जो वृक्क नलिका आपको बताई थी, बार बार आपको याद ही होगा, रिपीट हो रहा है बार बार शब्द, ग्लोमेरुलस। यहाँ से ये ग्रीवा वाला भाग चला वृक्क नलिका का। तो इसमें क्या है, रक्त जो केशिकाएं रहती बारीक बारीक, यहाँ पर समूह पाया जाता है ऐसे, मतलब ये जो रक्त केशिकाएं होती है ना, इस प्रकार से परस्पर ये जुड़ी रहती है। क्या काम करती है, देखिए जैसे मान लो ये वृक्क नलिका है, तो इसके चारों तरफ ये रक्त केशिकाएं ऐसे कुंडलित होकर के जुड़ी रहती है। रक्त केशिकाएं ये क्या करती है, ये जो वृक्क नलिका है इसमें से लाभकारी जो पदार्थ है उनका क्या करती है, अवशोषण करती है। क्या करती है, अवशोषण। तो यूं मानिए कि इस प्रकार से जो मुख्यतः जो वृक्क नलिका होती है उसके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का एक घना जाल पाया जाता है। ये जितनी भी नलिका है उसके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है, घना जाल पाया जाता है, जिसको वासा रेखता कहते हैं। इसको वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन, इसका मतलब नेफ्रॉन के चारों ओर महीन, यानी महीन का मतलब बारीक, महीन रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे वासा रेखता
कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट जो आ रहे हैं वह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। और इसके बाद चलते हैं, मानव के जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो कौन है? वृक्क होते हैं, यानी कि किडनी जिसको कहते हैं। तो मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंगों के अलावा हमारे शरीर में और भी उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे मतलब त्वचा है, तो त्वचा भी क्या है? उत्सर्जन का कार्य करती है। लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है वृक्क की। तो मानव के जो उत्सर्जी अंग है वह फेफड़े, ये जो है ना वृक्क होते हैं। हालांकि बीच में सब निकला फेफड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? अपन वृक्क की चल रहे हैं। फेफड़े कैसे होते हैं? फेफड़े होते हैं CO2 का उत्सर्जन करते हैं वो बाहर, इसलिए फेफड़े भी क्या है? मानव के उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ वह क्या होता है? यूरिया होता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया होता है। इसलिए मानव को यूरियोटेलिक, इसलिए मानव को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, देखिए किसी में तो अमोनिया होती, सीधी अमोनिया को निकालते हैं, किसी में यूरिक एसिड होता है, और किसी में क्या होता है? यूरिया होता है। ये तो इस आधार पर जिसमें उत्सर्जन में ये निकलते हैं तो अमोनिया टेलिक कहलाते हैं ये, जिसमें यूरिया निकलता है वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और जिसमें ये जैसे ना यूरिक एसिड है, तो जिसमें यूरिक एसिड निकलेगा वो यूरिकोटेलिक कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक। और जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होगा वो क्या कहलाएगा? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो मानव क्या है? यूरियोटेलिक प्राणी है, अर्थात इसके मूत्र में क्या होता है? यूरिया निकलता है मूत्र में। यूरिया का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? यूरिया का निर्माण होता है मुख्यतः यकृत में होता है, यानी यकृत जो कोशिकाएं होती है ना वो यूरिया का निर्माण करती है। अच्छा, यकृत में यूरिया का ये जो ब्लड होता है, तो ब्लड में यानी रक्त में यूरिया का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि रक्त को क्या करता है? रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है, ये पीएच को नियंत्रित करता है। लेकिन यदि यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वह खराब मानी जाती है ना। इसमें इसके कारण क्या है? शरीर में धीरे धीरे है ना विषैला प्रभाव होने लगता है, रक्त खराब होने लगता है, रक्त अशुद्ध हो जाता है, जिसको फिर डायलिसिस, आपने नाम सुना होगा, डायलिसिस द्वारा वो जो अशुद्ध रक्त होता है उसको तो अलग किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर दोबारा शुद्ध रक्त चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो यूरिया जो है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो रक्त में होना भी जरूरी है, लेकिन अगर जिसकी जरूरत से ज्यादा मात्रा बढ़ गई वो हानिकारक है। तो इस प्रकार से देखते हैं आगे। यूरिया का निर्माण यकृत में यकृत कोशिकाएं करती है। यकृत कोशिकाएं करती है। जो धीरे धीरे रक्त में मिल जाता है, जो धीरे धीरे रक्त में मिल जाता है और उसके पीएच को नियंत्रित करता है। लेकिन जो ये यूरिया होता है अगर रक्त में मिला रहेगा तो हानिकारक है, इसलिए इसकी मात्रा को धीरे धीरे मूत्र के साथ बाहर निकाला जाता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में यकृत कोशिकाएं करती है, जो धीरे धीरे रक्त में मिल जाता है। दूसरा इसमें याद रखना एक प्रक्रिया का नाम
यकृत में यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ऑर्निथिन एक अमीनो अम्ल होता है, तो ये जो अमीनो अम्ल होता है वहां से प्रारंभ होता है, यानी कि जैसे अमोनिया जो गैस होती है और जो CO2 गैस है दोनों मिलती है और दोनों मिलकर के ऑर्निथिन अमीनो अम्ल से क्रिया करके और क्या बनता है, फिर यूरिया बनता है। तो ये क्रिया कहाँ होती है, ये क्रिया होती है यकृत के अंदर। तो देख इसमें क्या होगा, NH3 ये अमोनिया गैस होती है प्लस CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ऑर्निथिन ये अमीनो अम्ल होता है। तो यहाँ पर बनेगा NH2CO NH2 और जल बनता है। तो इस प्रकार से ये यूरिया है, यूरिया का सूत्र होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसका होना जरूरी, अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका निर्माण नहीं होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ही एन है, हालांकि आपको नहीं समझाना, मैं तो एक प्रक्रिया के तहत समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने समीकरण लिख दी ना तो फिर वह संतुलित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर n 2 करना पड़ेगा, कारण यहाँ भी n 1 है, यहाँ भी, तो 2 n हो गए। अब H देखते हैं, H 6 हो रहे हैं, कैसे, ये देखा 3 जो ना 1 2 3 6 हो रहे हैं 1, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। तो 6 और 1 नहीं हो रहे, देखते हैं 2 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 ये हो गए। और सी का मतलब एक ही है, और O कितने, 2, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार से ये यूरिया, तो ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और इस यूरिया को वृक्कों द्वारा मूत्र के साथ बाहर निकाला जाता है। यूरिया को मूत्र के साथ वृक्कों द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब वृक्कों में भी कौन, नेफ्रॉन यानी कि वृक्क नलिकाएं, वो क्या करती है, रक्त में से जो है यूरिया को अलग कर देती है। तो यहाँ पर ठीक है वो नाम आ रहा है वृक्कों में, लेकिन वृक्कों में क्या है, वृक्क नलिकाएं होती है। यूरिया को ग्लोमेरुलस किसका भाग है, नेफ्रॉन वृक्क नलिका का भाग है। तो यूरिया को ग्लोमेरुलस द्वारा परानिस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूरिया को ग्लोमेरुलस द्वारा परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा रक्त से अलग करके रक्त से अलग करके, एक बार फिर देखते हैं, यूरिया को ग्लोमेरुलस द्वारा परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा रक्त से अलग करके वृक्क नलिका
के वोमेन संपुट व अन्य भागों में डाल दिया जाता है। कैसे देखे, जैसे वही अभिवाहिदमनी, ये वोमेन संपुट, ये वृक्कनलिका और ये ग्लोमेरुलस। तो ये इस टाइप से कुंडलित हो जाती है। इसका देखिए व्यास से अधिक चौड़ा है। एक समय में जितना रक्त आता है ना, उतना रक्त यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका व्यास से अधिक चौड़ा है, इसका छोटा है व्यास, यानी सक्रिय। तो ये जो रक्त है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के लाभकारी पदार्थ भी मिले रहते हैं और हानिकारक पदार्थ भी मिले रहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है यूरिया को अलग करना, क्योंकि यूरिया किसमें मिला होता है, मानव रक्त में मिला होता है। तो मानव रक्त में मिला जब यूरिया इसमें से गुजरेगा, तो ये जो देख रहे हो ना आप कुंडलित नलिकाएं, ये तो इनकी जो भित्ति होती है, तो देखिए प्रेशर से आ रहा है रक्त तो, लेकिन एक समय जितना रक्त आ रहा है उतना रक्त यहाँ से निकल नहीं पा रहा, इसलिए क्या लगेगा, दबाव लगेगा। दबाव के कारण जैसे आपने देखा होगा, जैसे जलेबी बनाते हैं तो उसमें जो है, जो जलेबी बनाने का जो होता है ना, घोल लेकर के और यूं दबाव लगाया जाता है, तो उसमें से उस टाइप से निकलती है। तो दबाव के कारण हुआ, तो ये निस्यंदन दबाव लगता है यहाँ पर, जो नाम है ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो कहने का अर्थ है कि जब रक्त पर दबाव लगेगा, तो रक्त में जो घुला हुआ यूरिया है वह किसमें आ जाएगा, वोमेन संपुट में, ये दबाव के कारण, और धीरे धीरे फिर नीचे की ओर वृक्कनलिका के अन्य भागों में बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से याद रखना आप कि यूरिया को ग्लोमेरुलस द्वारा परानिस्यंदन, जिस क्रिया में दबाव के कारण यूरिया को अलग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, परानिस्यंदन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, सूक्ष्म छन्ना जिसका अर्थ है, द्वारा रक्त से अलग करके वृक्कनलिका के वोमेन संपुट व अन्य भागों में डाल दिया जाता है, जो बाद में मूत्र के रूप में फिर बाहर निकलेगा। वैसे यार ना, वृक्कनलिका में जितने भी पदार्थ गुजरते हैं, ये कल भी आपको समझाया था, वृक्कनलिका इस टाइप से कुंडलित होती है और लास्ट में किसमें खुलती है, संग्रह नलिका में। यह संग्रह नलिका होती है, उसमें जाकर के खुलती है। तो वृक्कनलिका में जितने भी जो पदार्थ मिले रहेंगे, देखिए ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो वृक्कनलिका में पदार्थ आया, तो ये इसमें रक्त नहीं गुजरेगा, याद रखना, रक्त तो इधर होके निकल गया, लेकिन रक्त में जो मिले हुए पदार्थ है वो सब वृक्कनलिका के नीचे वो भाग है ना, ग्रीवा वाले भाग में आ जाएंगे। क्या क्या रहेंगे इसमें, देखिए इसमें रहेगा यूरिया, ग्लूकोज, NaCl और जैसे और भी पदार्थ मान लो, काफी लाभकारी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ये तो कहने का अर्थ देखो, और भी रहते हैं जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ऐसे जब दबाव के द्वारा रक्त में से उन पदार्थ यूरिया को अलग किया जाता है, तो ये सब पदार्थ आ जाते हैं। ये तो इसमें से यूरिया तो क्या है, हानिकारक है, लेकिन ये सभी लाभकारी पदार्थ है। इसका मतलब ये पदार्थ मूत्र के साथ बाहर तोड़े जाएंगे, इनको मूत्र के साथ बाहर नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए इस वृक्कनलिका में पुनरावशोषण की क्रिया भी होती है, यानी इन लाभकारी पदार्थों को पुनर्अवशोषित किया जाता है। कैसे किया जाएगा, मैंने आपको समझाया था, इनमें रक्त केशिकाएं यानी रक्त केशिकाएं गुच्छ के रूप में चिपकी रहती है, यानी इनके साथ साथ क्या करती है, रक्त केशिकाएं चलती है। ये तो ये जो लाभकारी पदार्थ है, जैसे NaCl है, तो NaCl अवशोषित होकर के वापस इसमें जाएगा। अमीनो अम्ल भी अवशोषित होकर के जो बाहर की तरफ गुच्छा बना रहता है रक्त केशिकाओं का, उसमें मिल जाता है। लेकिन यूरिया अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि यूरिया हानिकारक पदार्थ है, इसलिए इसका पुनर्अवशोषण नहीं होगा। इसको किसमें डाला जाएगा, इसको डायरेक्ट ही संग्रह नलिका में डाला जाएगा, संग्रह नलिका। तो ये पूरा वृक्कनलिका का चित्र है। तो वृक्कनलिका में जब तक ये पदार्थ है द्रव युक्त, इसमें जल भी रहता है, द्रव युक्त पदार्थ है, तो इसको मूत्र नहीं कहेंगे,
लेकिन जो ही ये पानी के, अच्छा ये याद रखना, पानी के साथ मतलब जल के साथ मिले रहते हैं सभी ये, जो ही ये पदार्थ इस संग्रह नलिका में गिरेंगे तो क्या कहलाएगा, फिर मूत्र कहलाएगा। इस प्रकार से ये मूत्र का निर्माण होता है। तो ये आपके लाइन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो याद रखिए अच्छी तरह से कि वृक्कों में ग्लोमेरुलस जो होता है ना, वो क्या करता है, एक तरह से वह यूरिया को अलग करता है। तो मुख्य कार्य जो वृक्क रहते हैं, तो वृक्कों का मुख्य कार्य हुआ, क्योंकि उसमें सभी संरचनाएं होती है छोटी छोटी, तो मुख्य कार्य तो कौन करेंगे, वृक्क करेंगे। लेकिन कभी आपने नाम सुना होगा कि बहुत सी की जैसे एक किडनी खराब होगी, 2 किडनियां खराब होगी, तो एक किडनी खराब हो जाती है मान लो, तो उसमें फिर इसका मतलब क्या हुआ, वृक्क काम नहीं करेंगे, यानी उसका ग्लोमेरुलस भी काम नहीं करेगा। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है, और एक निश्चित स्तर होता है ना यूरिया का, उससे ज्यादा स्तर हो जाता है वो, तो फिर जो होता है ना रक्त अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, रोगी का रक्त निकाल करके दोबारा रक्त चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं रक्त अपोहन अर्थात हीमोडायलिसिस। जब मनुष्य के वृक्क चाहे एक हो या दो, है ना, दोनों होते हैं तो फिर तो मृत्यु लगभग निश्चित रहती है, मतलब। लेकिन अगर एक वृक्क खराब एक चल रहा है तो फिर वो डायलिसिस से चलता रहता है। तो जब मनुष्य के वृक्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, अर्थात यूरिया को रक्त से अलग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन किया जाता है। यानी एक मशीन होती है जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसके द्वारा उस क्रिया को किया जाता है। डायलिसिस द्वारा अशुद्ध रक्त को निकालकर डायलिसिस द्वारा अशुद्ध रक्त को निकालकर रोगी को शुद्ध रक्त चढ़ाया जाता है। तो इस हीमोडायलिसिस से सारा का सारा जो यूरिया युक्त जो रक्त है वह बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर शुद्ध करके रक्त वही रहता है, मान लेना यूं नहीं कि अगर रक्त दूसरा, मतलब एक प्रक्रिया इतनी जटिलता आपकी आती नहीं। एक तरफ से जैसे ये मतलब रोगी की रक्त वाहिनी है यानी शिरा, इससे ये रक्त निकाला, और जो ये मशीन है तो मशीन में रक्त भेजा, तो ये मशीन क्या करेगी, डायलिसिस मशीन, वो जो उसमें कई प्रकार के अंदर है, जैसे सीनियर बायोलॉजी में बेसिक में इसकी पूरी मशीन की बनावट आती है, वो समझाई जाती है। जब ये अशुद्ध रक्त इस मशीन में से गुजरेगा तो इसमें से जितने भी हानिकारक पदार्थ है ना वो सब अलग होते जाएंगे, और जो फिर यहाँ से जब गुजरेगा दोबारा ये रक्त
तो शुद्ध रक्त होगा। यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है ना, ये जैसे NH2CO NH2, यानी यूरिया युक्त और भी अन्य पदार्थ है, सब इसमें रह जाएंगे। वो एक अलग से टैंक रहता है, पात्र रहता है उसमें, और इधर से शुद्ध रक्त निकलता है। फिर यह शुद्ध रक्त वापस रोगी को चढ़ाया जाता है, रोगी। तो इस प्रकार से मशीन कार्य करती है, डायलिसिस मशीन। तो इस प्रकार से इसका ये टॉपिक था, बाकी कल अध्ययन करेंगे।